दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल का पार्ट 3 पढ़ेंगे, है ना। और मैंने आपको पार्ट 2 में बोला था कि हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, तो वीडियो का आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे एक टॉपिक है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को बताने से पहले मैंने आपको बताया था, एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे नाम के, जिन्होंने 1839 में द टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया था, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म बना होता है साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियोप्लाज्म से, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, उससे और साइटोप्लाज्म से मिलकर बना होता प्रोटोप्लाज्म, दोनों का मिक्सअप होता प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो उसी में हम लोग साइटोप्लाज्म को समझते हैं, है ना। इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, अब सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो जो होता है ना, बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसमें प्रोटीन होता है, उसमें फैट होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें वाटर की संख्या होती है, प्रोटीन की संख्या होती है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ से साइटोप्लाज्म मिलकर बना होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म का मेन काम होता है जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं, उन सभी के फंक्शनों को करवाने में, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो उन सभी के फंक्शंस को करवाने के लिए साइटोप्लाज्म उनके फंक्शंस को कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। आप बस साइटोप्लाज्म में इतना ही है, जितना चीज मैंने बताया वो उस चीज को आप लोग रट लीजिए कैसे भी। हम लोग इधर अब आगे बढ़ते हैं और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में अंतर समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, जिस चाहे हम लोग उसे सेल्स कह सकते हैं, और यू का मतलब होता है न्यू सेल्स। तो मतलब न्यू सेल्स है, तो आप खुद सोचिए, अगर कोई न्यू सेल्स है यानी वो डेवलप होगा, है ना, वो बहुत अच्छा सेल्स होगा, उसमें सब चीज़ की मतलब हर चीज़ बहुत बेटर होगा। और अगर प्रिमिटिव यानी पुराना है तो यानी वो डेवलप तो होगा नहीं। तो अंतर भी देख रही है, इसके कहने का मतलब यही सबको पता चला है कि यूकैरियोटिक सेल्स ज़्यादा बेटर है अगेंस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज होती है जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर्स, है ना। और यूकैरियोटिक सेल की जनरली साइज होती है 5 to 100 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियर रीजन होता है, यानी जो न्यूक्लियस होता है, वो अच्छे से डेवलप वेल डिफाइंड नहीं होता है। और जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता। आप लोग याद होगा, मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल को एक सुरक्षा कवच जैसा प्रोटेक्ट करता है। उसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स में ना न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो न्यूक्लियस को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो यानी उसका न्यूक्लियर रीजन भी वेल डिफाइंड नहीं है, उसके न्यूक्लियस भी, उसके पास न्यूक्लियस के पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसीलिए इस टाइप के न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, वो पूरी तरह से डेवलप है नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम है, पाया जाता है, होता भी है। और यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक से ज्यादा, मोर देन वन सेल्स, मतलब मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट, यानी एक से ज्यादा अधिक क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसके प्रोकैरियोटिक सेल्स के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, उनके पास मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। मेम्ब्रेन तो मैंने आपको पहले बताया, और इसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यानी इसके पास ये ज़्यादा बेटर है, इसका प्रोटेक्शन की क्षमता इससे ज़्यादा है। ये जल्दी बीमार पड़ सकता है, ये जल्दी बीमार नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई वायरस को इन्वेड करने के लिए भी अलग अलग लेयर से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना, मेम्ब्रेन लेयर से, है ना। तो ये सब चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए सेल और नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल ऑर्गेनल्स, है ना। यहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में अंतर हमने पढ़ लिया। अब हम लोग सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आपकी बुक में कुछ सेल ऑर्गेनल्स का नाम दिया हुआ है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब कुछ नाम दिया हुआ है।
तो सेल से ये सब सेल ऑर्गेनल से इस चीज को हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो इस वीडियो को अच्छे से गौर से ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस पर ध्यान दीजिए आप लोग अच्छे से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए एक मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस तरीके से, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये जो है ये लोकेटेड होता है न्यूक्लियस के पास, ये न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, ठीक है। और ये ईआर जो होता है ना, अब आगे बढ़ते हैं। ईआर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसके दो टाइप से होते हैं ईआर के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। जैसे पहला है एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों का ना अलग अलग फंक्शंस है, इन दोनों का अलग अलग फंक्शंस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, सेल में लिपिड यानी फैट्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है, और आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को मैन्युफैक्चरिंग करता है। दोनों में अंतर कैसे कर सकते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक पूरा स्मूथ होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर पूरा स्मूथ होगा, है ना। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरईआर में ये मतलब स्मूथ नहीं होगा, इसमें पोर्स होंगे, इसमें छोटे छोटे छेद होंगे। देखिए तो ये उबड़ खाबड़ जैसा स्ट्रक्चर्स होगा, और ये प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास राइबोसोम है। तो सेल में ना एक राइबोसोम होता है जिसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, और आरईआर में ना इसी पोर्स में राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब पता है तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको पता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए तो मैंने क्या बताया, एसईआर फैट के मॉलिक्यूल्स को बनाता है यानी लिपिड्स को बनाता है, और आरईआर प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है, देखिए सेल में ना अलग अलग जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, आपको पता है आरईआर के पास अपना मेम्ब्रेन होगा, ईआर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के पास मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये सब को ना मेम्ब्रेन्स को बनाने में, मेम्ब्रेन्स की बिल्डिंग में फैट और जो प्रोटीन में साथ साथ में फैट भी, तो लिपिड्स और प्रोटीन दोनों मिलकर जो आरईआर और एसईआर से मिलकर बने हुए हैं जो बनाते हैं, ये दोनों मेम्ब्रेन्स की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लिपिड्स भी और प्रोटीन भी दोनों क्या चीज बनाते हैं? मेम्ब्रेन बनाते हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन हो गया, है ना, जितने जितने ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन हो गए, तो ये सभी को ये दोनों मिलकर बनाते हैं। तो वे जब लिपिड से और प्रोटीन से मेम्ब्रेन बनते, जिस प्रोसेस से बनते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। तो आप इस चीज को जान लीजिए, ये हो गया, है ना। और ये बात जान लीजिए, और ये सब कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि जो एसईआर है, एसईआर ये कुछ एंजाइम्स बनाता है। आपको पता है किसी भी चीज को जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए, तो जब मैंने आपको प्रोसेस बताया था एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, उसमें मैंने एंडोसाइटोसिस में आपको बताया था कि सेल जो होता है ना, कुछ खाने पीने की चीजों के लिए, है ना, वो एंट्री करवाता है एंडोसाइटोसिस से। उसमें आपको मैंने फैगो से बताया कि सॉलिड चीज सेल में एंट्री करता है, और फिनोसाइटोसिस से लिक्विड चीज एंट्री करता है, जी मैंने आपको बताया था। तो जो चीज सॉलिड चीज एंट्री करता है वो तो डाइजेस्ट होगा, है ना। तो उसके डाइजेशन के लिए एसईआर पता क्या करता है? लाइसोसोम को एंजाइम देता है। तो लाइसोसोम को एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम कौन देता है? एसईआर देता है, उस सॉलिड चीज को, उस फूड पार्टिकल्स को, उस फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एसईआर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और एक चीज बात जान लीजिए, ईआर के पास अपना खुद का डीएनए होता है, और राइबोसोम होता, आरएनए होता है ना। आरएनए, है ना, इसी में होता है राइबोसोम जो कि प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करता है। आरएनए, ये डीएनए आरएनए का खेल आपको पहले बता चुका हूं। तो ईआर के पास, इसको याद कर लीजिए, ईआर के पास डीएनए भी होता है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे।
है ना। यहाँ पे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है गोल्जी एपैरेटस, ठीक है। तो मैं गोल्जी एपैरेटस को बताने से पहले एक बार सोचना आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया बता दूं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है गोल्जी एपैरेटस, और इसके बाद ही इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे गोल्जी एपैरेटस को, ठीक है। तो हम लोग एक बार माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं, है ना, और गोल्जी एपैरेटस को भी देख लेंगे अच्छे से। तो हम लोग पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग समझ लेते हैं, है ना, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो होता है लार्जेस्ट सेल ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल, मतलब ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है सेल का, ठीक है। लार्जेस्ट ये क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है सेल का, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है ना, इसका मेन काम होता है सेल को में ना एनर्जी बनाना, सेल में क्या बनाना, एनर्जी बनाना। और ये एनर्जी बना रहा है, इसीलिए ये एनर्जी बना रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ना इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर है। हम लोग इसका स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ये होता कैसे है इसका स्ट्रक्चर, देखिए इसमें क्या लिखा है बुक में, पहले देखते हैं इस बुक में लिखा क्या है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, ये क्या होता है, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्ड, है ना। देखिए यहाँ पे मेरे पास इसका स्ट्रक्चर भी होगा, आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर हिस्सा होता है, आउटर हिस्सा देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका आउटर हिस्सा क्या है, पोरस है, इसमें छोटे छोटे छेद है, छिद्र होता है, ठीक है। और इनर एरिया थोड़ा सा फोल्ड होता है। ये जो इनर एरिया जो अंदर से फोल्ड होता है, इसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल नहीं आएगा, एक स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। यानी बाहर से इसमें छिद्र होता है, इनर से ये फोल्ड होता है इस तरीके से, जिसे हम लोग क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग आगे आप इसको देखिए, है ना। पहली बात, ये क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यहां देखिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स है जो कि सेल में बनते हैं, और ये सेल के अंदर मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो एटीपी बनता है, ये एक ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो कि मैकेनिकल वर्क करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। और यहाँ पे छोटा सी लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम, जैसे ईआर को मैंने बताया था, ईआर के पास अपना खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब थोड़ा कुछ हम एटीपी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा उतना अच्छे से नहीं है दिया हुआ है, मैं आपको कुछ एटीपी के बारे में अलग से बताना चाहता हूँ, है ना। आप उसको एक बार समझ लीजिए, आप उसको समझ लीजिएगा ना, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। कहाँ गया वो पेज जहाँ पे हम लोग बना रहे थे, हाँ, ठीक है। अब देखिए, जब हमारे सेल में एटीपी बनता है, तो एनर्जी तो एटीपी के रूप में बना। ये एनर्जी किस रूप में बना, एटीपी के रूप में बन गया, और ये हमारे शरीर में स्टोर हो गया। और हमारे शरीर में कुल 38 एटीपी बनता है, ठीक है। आपको बताने के लिए बता दूं, कुल 38 एटीपी बनता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। ऐसे 40 बनता है, दो एटीपी खर्च हो जाता है एटीपी के बनने की प्रक्रिया में। जो एटीपी बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें 2 एटीपी खत्म हो जाता है, इसलिए 40 बनता है, तो 38 एटीपी बचता है, ठीक है। अब सुनिए, होता क्या है ना, जब इंसान को एटीपी का इस्तेमाल किया, एनर्जी है, एनर्जी को जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हो, आप लोग अपने टीचर्स किससे पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, कोई काम करते हो, है ना, कोई हार्डवर्क करते हो, तो आपको एनर्जी लगता होगा। और खाना खाते तो हमको एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी हम लोग कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं, तो ये एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए ना, जो ये एटीपी होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में,
ठीक है। एडीपी में देखिए, अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वही इसी तरीके से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी ट्राई के बदले डाई हो गया। तो जब एनर्जी इस्तेमाल होती है ना, कोई काम करता है हमारे शरीर में, एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, तो वो एटीपी से कन्वर्ट किस में हो जाता है, एटीपी में। और एटीपी को हम लोग एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी एटीपी के तौर पे एनर्जी है, स्टोर रहा है, लेकिन उनको यूज कौन करते हैं, वो यूज किस रूप में करते हैं, एटीपी के फॉर्म में, यानी वो एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, समझे। तो एडीपी के रूप में हम लोग एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसको याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से। तो यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं लाइसोसोम की तरफ, अरे तो लाइसोसोम समझते हैं। तो गोल्जी मतलब लाइसोसोम क्या बोल रहा मैं, गोल्जी अपैरेटस पढ़ा, सॉरी। तो गोल्जी अपैरेटस की खोज की थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम है कैमिलो गोल्जी ने, है ना। पहले इसको स्ट्रक्चर्स हम लोग देख सकते हैं, है ना। ये मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स जैसे कैसे था वो इंडोवेसिकुलर रेटिकुलम, उसी टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है गोल्जी बॉडी का। जो कभी गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, इसे गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है। देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है, क्या जी, गोल्जी अपैरेटस आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें आप बुक में आप देख सकते हैं गोल्जी, देखिए ये वाला इसी तरीके का बोला ना, इसी टाइप का होता है। बस इसमें क्या है कि इसमें इंडोवेसिकुलर रेटिकुलम में से ज्वाइंट है, ये अटैच न्यूक्लियस, ये थोड़ा अलग रहता है, ये इस तरीके का होता है गोल्जी अपैरेटस, जब हम लोग कभी कभी गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, है ना, ये सब चीज़ है। अब देखिए जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम से बना होता है, और इसमें ना ये कुछ ना कुछ ईआर के जो हिस्से होते हैं, जैसे ईआर जिससे बना होता है, ईआर बना होता है ना, एक नाम का ईआर जो बना होता है ना, ईआर हमारे शरीर में ये एक प्रोटीन से, एक स्पेशल प्रोटीन से बना होता है, जिसे कहते हैं हम लोग लाइकोप्रोटीन। क्या कहते हैं, लाइकोप्रोटीन, है ना। तो जिससे ईआर बना यानी लाइकोप्रोटीन से बना है, तो इसी लाइकोप्रोटीन से गोल्जी अपैरेटस भी बना होता है, ठीक है। इसी से क्या बना होता है, गोल्जी अपैरेटस भी, यानी गोल्जी बॉडी भी बना होता है। और इसका जो मेन काम होता है ना, देखिए पहली बात है कुछ चीज लिखा हुआ है, जैसे कि इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स सुगर्स में मेड ऑफ सिंपल सुगर्स इन द गोल्जी अपैरेटस, ये तो कुछ खास नहीं है, बस इसका मेन फंक्शन सुनिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब देखिए होता क्या है ना, होता क्या है, अब इंडोवेसिकुलर रेटिकुलम ईआर, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ईआर, ठीक है, से माइटोकॉन्ड्रिया कनेक्टेड है, और माइटोकॉन्ड्रिया से कनेक्टेड है लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया से कौन कनेक्टेड है, लाइसोसोम। लाइसोसोम भी माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया से गलती बोल रहा हूं, गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी भी माइटोकॉन्ड्रिया से कनेक्टेड। अब कैसे करना सुनिए, ईआर के दो हिस्से एसईआर और आरईआर। एसईआर ने बनाया लिपिड्स, जिसे हम लोग फैट्स कहते हैं, फैट के मॉलिक्यूल्स बनाया, और आरईआर ने बनाया प्रोटीन बनाया, है ना। तो ये जो प्रोटीन और फैट है ये किसके पास गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और माइटोकॉन्ड्रिया ने पता क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया एनर्जी, इस प्रोटीन और फैट से क्या बनाया, एनर्जी बनाया, और इस एनर्जी को अलग अलग सेल ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करेगा गोल्जी बॉडी। कहने का मतलब यह है कि यार फैट और प्रोटीन बनाता है, जिसे एनर्जी के रूप में यानी एटीपी के रूप में कन्वर्ट करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, है ना। ये क्योंकि सेल में एनर्जी बना, इसलिए हम लोग उसके पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये एटीपी बनाता है, एटीपी एक एनर्जी करेंसी होता है। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है, ठीक है। अब ये एटीपी बनाया तो एनर्जी बनाइए, तो इस एनर्जी को अलग अलग सेल ऑर्गनल तक पहुंचाने का काम, यानी अलग अलग सेल ऑर्गनल तक पहुंचाने का काम, बॉडी है यहाँ पे बेबी लिख दिया हूं मैं, तो अलग अलग सेल ऑर्गनल तक के पहुंचाने का काम ये गोल्जी बॉडी ही करता है, ये गोल्जी अपैरेटस ही करता है। इसका मेन काम यही है। और इसका एक मेन फंक्शन है ना, कि जब ये लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम इसको भी बनाता है, ये लाइसोसोम के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और लाइसोसोम को भी हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और ये जितने भी लाइसोसोम है, प्लास्टिड्स है, वैक्यूल्स है, इससे हम लोग ना नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और अगला पार्ट अंतिम पार्ट होगा इस चैप्टर का।
तो आप लोग वो भी वीडियो बहुत जल्द से जल्द अपलोड होगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको कुछ इस चैप्टर से, इस पार्ट से कुछ सीखने को मिला होगा, चाहे ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी वेल, स्टे सेफ।